नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लुसेंट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड इम्पोर्टेंस इवेंट। ये एक्चुअली ये है दोस्तों, ये टॉपिक हमारा स्टैटिक जीके से रिलेटेड है और ये इतने इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक कि आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि बताइए जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हो रहा था तो उस वक्त ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। या फिर आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये एक्चुअली उसी पे ये वीडियो मैंने बनाया है कि अब तक जितने भी हमारे इंपॉर्टेंस गवर्नर जनरल हैं, हालांकि बहुत थे लेकिन उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आ चुके हैं, उसके लिए दोस्तों मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आप सबके लिए। ये एक्चुअली आप जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, एसएससी, सीजीएल, एससीएचएसएल, रेलवे, बैंकिंग या बीपीएससी का भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल आइकन को दबाइए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं। यहाँ पे अगर ज्वाइन करते हो तो आपको वीडियो के नोट्स तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपको करेंट अफेयर, जीके और भी बहुत सारे नोट्स आपको अवेलेबल है। और दोस्तों बता दें कि अगर मैं बता रहा हूँ नोट्स आपको नहीं मिल रहे तो टेलीग्राम में जाइएगा, वहाँ पे फाइल होगा, वहाँ फाइल में देखिएगा मैंने बहुत सारे बुक भी अपलोड करके रखे हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमें पता है कि जब ब्रिटिश आई थी हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे देश में, तो उस वक्त आपका जहाँ मुग़ल शासन था, जहांगीर रूलर थे। तो 1600 में दोस्तों बात करें, 1600 में ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। और दोस्तों यहाँ पे ट्रेड के लिए आई थी। फिर धीरे धीरे जब यहाँ पे देखी कि यहाँ पे और आसानी से हम लोग यहाँ पे मोनोपोली ले सकते हैं, सरकार को गिरा सकते हैं, जो भी मुग़ल सरकार थी उसको गिरा सकते हैं, तो इन्होंने बहुत अपनी कूटनीतियों से जहाँ मतलब बात करें तो मुग़ल रूलर को हराया और पूरे भारत पे अपना कब्जा जमाया दोस्तों। ठीक है, तो क्या हुआ था कि उस वक्त ब्रिटिश की एक बहुत अच्छी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि हमारे भारत में आई थी और ट्रेड करने के लिए, मतलब ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे भेजा था भारत में। ठीक है, 1600 में। उस वक्त क्या हुआ था दोस्तों कि बात करें कि बंगाल में एक बहुत बड़ी भुखमरी आ गई थी। ठीक है, उस वक्त जो ब्रिटिश के जो गवर्नर थे, ठीक है, मतलब मेजर जनरल गवर्नर की बात करें तो वो रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, जो कि यहाँ पे रहे ये 29 सितंबर से, ठीक है, 29 सितंबर 1725 से 22 नवंबर, ठीक है, 22 नवंबर आप रहे 1774 तक। फिर ये दोस्तों क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत बहुत झटका लगा, वो समझ लो बैंकक्रप्ट हो गई थी, कंगाल हो गई थी। फिर ब्रिटिश, क्योंकि ये ब्रिटिश की बहुत अच्छी कंपनी थी, मुनाफा हो रहा था, लेकिन भूखमरी के कारण और ज़्यादा बात करें तो क्लाइमेट चेंजेज हुए थे, जिसके कारण आपका ज़मीन बंजर हो गया था, बारिश ना होने के कारण फसल नहीं उगा। तो इस वजह से ये जो कंपनी थी ये बैंकक्रप्ट हो गई। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, फिर से मतलब रिटेन करने के लिए अपनी जो पावर था ब्रिटिश सरकार, फिर से रिटेन करने के लिए यहाँ पे दोस्तों दो एक्ट लाई थी। पहला एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और दूसरा एक पिट इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, हालांकि इस रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ खामियां थी, उसको सुधारने के लिए पिट इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, तो ये जब आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसी वक्त मतलब बात करें तो ब्रिटिश ने क्या की कि पहला बात तो बता दें कि जब ब्रिटिश आई थी तो उसका जो शासन चल रहा था वो सबसे पहले उसकी जो प्रेसिडेंसी थी वो कलकत्ता में थी, बंगाल में। फिर उसके बाद सूरत आई, मद्रास आई, बॉम्बे आई, इस तरह से हुई थी। तो बंगाल में क्या हुआ था कि पहले बंगाल के जो मतलब बात करें तो एक ही था। अब जहाँ जहाँ वो राज्य जीतती थी वहाँ वहाँ अपने गवर्नर को बैठाती थी। लेकिन इस एक्ट के हिसाब से कि बताया गया कि अब गवर्नर जनरल बंगाल में एक ही रहेंगे, फिर उसके 3 एग्जीक्यूटिव मेंबर रहेंगे, 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर रहेंगे। ठीक है, 4 एग्जीक्यूटिव, और इसके जो ऊपर रहेगा वो सीओडी रहेगा, मतलब कोड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से ये कंपनी चलती थी। फिर क्या हुआ कि इसके अंदर रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ खामियां थी, इस वजह से पिट इंडिया एक्ट आया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था तो उस वक्त बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, ईयर्स उतने इम्पोर्टेंट नहीं जितने कि नाम इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो ये हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल हुए थे बंगाल के इस एक्ट के अनुसार, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट बंगाल में पहली बार मतलब इस्टेब्लिश हुई थी तो उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हास्टिंग, ठीक है। और फिर बात करें कि रेगुलेटिंग एक्ट एक्चुअली में है क्या, तो ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये 7 जून में, ठीक है, याद रखिएगा, जून 1773 को ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था। ये एक्चुअली में यूज किया गया था जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो हमारे भारत में ये करी थी, रूल कर रही थी, तो उस ये कंपनी समझ लीजिए कि ये बैंकक्रप्ट हो गई। तो इस चीज़ को, मैनेजमेंट को सुधार लाने के लिए, फिर से रेगुलेट करने के लिए ये एक्चुअली में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, ठीक है, ताकि उसको फिर से रिटेन किया जा सके। और ये ब्रिटिश की बहुत अच्छी कंपनी थी, लेकिन इसमें कुछ खामियां होने के कारण ये पिट्स इंडिया एक्ट आया। अब पिट्स इंडिया एक्ट के बात करें तो दोस्तों, ये हमारा एक्ट आपका ब्रिटिश मतलब पीएम के नाम पे है, मतलब बात करें तो प्राइम मिनिस्टर के नाम पे, जो कि विलियम पिट्स नाम था। और ये बहुत यंग थे, 21 साल के मजब थे, तो इसको बात करें तो यंगर पीएम ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसको दोस्तों ये बात करें तो इन्होंने ही डुअल सिस्टम को इस्टेब्लिश किया था, ताकि जो कॉमर्स है वो अलग कॉमर्स को जो ये कर सके। सीओडी है, सीओडी जो है दोस्तों, कोड ऑफ डायरेक्टर, वो कंट्रोल कर सके कॉमर्स को, और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर सके क्या, तो आपका ये गवर्नर जनरल बंगाल का, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर थे अब वो 3 हो गए थे इस एक्ट के अनुसार। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब आपका फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था और जब ट्रीटी ऑफ सालभाई जब साइन की गई थी, सालभाई की संधि हुई थी, तो उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हास्टिंग थे, ठीक है। और पहली बार जब भगवत गीता को इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया था तो उस वक्त किसके गवर्नर जनरल के उपाधि में किया गया था, तो वारेन हास्टिंग, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सबको जानना चाहिए। हालांकि बात करें कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के दौरान, तो यह एक्चुअली में हुआ था 1775 से आपका चला 82 तक, याद रखिएगा, ठीक है, 1775 से 82 तक चला था। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। और ये ब्रिटिश में ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर में ये यूज़ हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों केवल इसी की संधि नहीं हुई थी, सलबाई की भी संधि नहीं हुई थी, ये संधि सूरत की भी हुई थी, ठीक है, याद करें। तो आपको 4th एंग्लो बात करें तो ये आपका टोटल 3rd एंग्लो मराठा वार हुआ था दोस्तों। और इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट से याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि संधि जो होता है, ट्रीटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वार हारने के बाद क्या क्या संधि हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बहुत अच्छा से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि बताइए जब कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था, एक एप्लीट कोर्ट और एक लोअर ग्रेड कोर्ट को, तो उस वक्त कौन थे बंगाल के जनरल, ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका शासन रहा 1786 से 1793 तक, ये रहे गवर्नर जनरल। इन्होंने पहली बार इस्टेब्लिश की थी संस्कृत कॉलेज, ठीक है। फिर इन्होंने 3rd एंग्लो मैसूर वार को भी लड़ा, इन्हीं के दौरान लड़ा गया। और वहाँ पे दोस्तों ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, 3rd एंग्लो मैसूर वार में बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा 3rd एंग्लो मैसूर वार में यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रीटी होती है ये श्रीरंगपट्टनम, ये मैसूर का कैपिटल होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैसूर के टीपू सुल्तान थे, वो अपना 1/2 जो उनकी ज़मीन थी, टेरिटरी, वो खो देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। और बात करें कि इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट और सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के दौरान ही हुआ था। अब बात करें कि ये परमानेंट सेटलमेंट क्या है, तो ये बेसिकली एक एग्रीमेंट था कंपनी और ज़मींदार के बीच में, लैंड रिवेन्यू सिस्टम था, ठीक है, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सर जॉन शोर्स जो थे बंगाल के 3rd बंगाल के थे गवर्नर जनरल, 1793 से 1798 तक रहे। इन्होंने चार्टर एक्ट 1793 इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन और जो बैटल ऑफ खारदा था, इन्हीं के गवर्नरशिप में हुआ था। तो ये आप लोग को याद रखना है कि जब चार्टर एक्ट 1793 जब हुआ था तो उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे, या फिर ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बैटल ऑफ खारदा जब हुआ था तो उस वक्त ये गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो चार्टर एक्ट एक्चुअली में क्या था, तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के अनुसार
इट एक्सटेंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर अनदर 20 ईयर। ये 20 साल तक और बढ़ा दी, ठीक है, जो मोनोपोली थी ट्रेड की ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को, और 20 साल तक ये बढ़ा दी। चार्टर एक्ट 1793, ठीक है। और बैटल ऑफ खारदा की बात करें तो ये एक्चुअली में निजाम और मराठा में युद्ध हुआ था। निजाम के साथ कौन था, तो निजाम के साथ आपका मिला हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ब्रिटिश सरकार की जो कंपनी थी वो मिली हुई थी, और ये मराठा के साथ मैसूर मिला हुआ था। और 1795 में इन दोनों में युद्ध होता है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हार जाते हैं कौन, तो निजाम जो होता है वो बहुत बुरी तरह से यहाँ पे हारता है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखिएगा, ठीक है। 17 में लिख देता हूँ यहाँ पे, 1795 में खारदा का बैटल होता है, ठीक है, मराठा और निजाम में। चलिए नेक्स्ट बात करें। तो नेक्स्ट गवर्नर जनरल हमारे दोस्तों आते हैं लॉर्ड वेल्सली, ठीक है। ये दोस्तों 1798 से 1805 तक रहे। इन्होंने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लो, ठीक है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इनके गवर्नरशिप में क्या क्या हुआ था, तो इन्होंने सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया था। क्या है ये सब्सिडरी अलायंस, तो दोस्तों बात करें कि ये दोस्तों ये ऐसा अलायंस था, ये ऐसा सिस्टम था कि ये क्या करते थे, राजा महाराजा के पास जाते थे ब्रिटिश और बोलते थे कि हम आपको एक ट्रेन आर्मी देंगे, एक सैनिक देंगे जो आपके लिए युद्ध में लड़ेंगे, और उसकी जो सैलरी होगी वो आप दोगे, ठीक है। तो ये इस तरह से कह के दोस्तों मतलब मनवाते थे, और बाद में वो ही सैनिक इन्हीं के राज्य में वो बात करें तो अगेंस्ट यूज करते थे, और सभी राज्य धीरे धीरे जीतते थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसने इंट्रोड्यूस किया, हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, तो ये हुआ था लॉर्ड वेल्सली ने इसको दोस्तों इंट्रोड्यूस किया था। और दोस्तों यह बात करें कि ये जो है पहली बार किसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया, कौन से जो राज्य था, ठीक है, वो एक्सेप्ट किया था, ठीक है। इंडियन स्टेट की बात करें कि कौन सा वो इंडियन स्टेट था जो यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था, तो पहला जो एक्सेप्ट करने वाला राज्य था वो हैदराबाद था। और हैदराबाद में किसकी किंगडम थी, तो निजाम की थी। तो निजाम जो था वो पहला था जो सब्सिडरी अलायंस को इसको एक्सेप्ट किया था, लेकिन मराठा जो थे वो इसको एक्सेप्ट नहीं किए थे, ठीक है। इस वजह से सेकंड एंग्लो मराठा वार होता है दोस्तों, याद रखिएगा। 1803 से 1805 तक रहा, ठीक है। 1803 से 05 तक एंग्लो मराठा वार चला, ठीक है, सेकंड एंग्लो मराठा वार। और किसके गवर्नरशिप में थे उस वक्त, बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड वेल्सली, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। 1798 से 4 मई 1799 तक यह युद्ध लड़ा जाता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 1798 से 4 मई, ठीक है, 4 मई 1799 तक, मतलब ये 2 साल तक, 1 साल तक चला, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ था, ब्रिटिश ने मैसूर का कैपिटल को अपने ले लिया, उसको छीन लिया। और यहाँ पे दोस्तों सिंगनमपट्टनम की भी संधि हुई, और ट्रीटी ऑफ बेसिन की भी यहाँ पे संधि हुई थी, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने इस्टेब्लिश किया था, किसके गवर्नरशिप ने इस्टेब्लिश किया था, तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी, ये दोस्तों बात करें तो लॉर्ड वेल्सली के द्वारा यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई। और इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें। तो फ्रेंड नेक्स्ट है हमारे सर जॉर्ज बार्लो, ठीक है। ये दोस्तों 1805 से 1807 तक रहे, 2 साल तक रहे। इनमें इंपॉर्टेंट क्या आपसे पूछा जाएगा, तो देखिए ये 2 पॉइंट जो स्टार्टिंग का है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसको निगलेक्ट कीजिए, ठीक है। ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये पूछे जाएंगे कि आपका बात करें तो इंसिडेंट हुआ था विल्लोर में, विल्लोर म्यूनिटी, ठीक है। ये इसमें क्या हुआ था 1806 में, ये ऐसा हुआ था कि जब मैसूर में क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान की बहन का शादी था, ठीक है। अब उनकी बहन का शादी था, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जितने भी बात करें ब्रिटिश क्या किए थे कि जो मुसलमान थे उनको दाढ़ी रखना गुनाह था, ठीक है, और जो हिंदू थे उनको तिलक लगाना गुनाह था। तो इस चीज़ को इन्होंने, ब्रिटिश जो थे इस चीज़ को लोग मना करते थे, ठीक है, बोलते थे जो दाढ़ी रख रहा है उसको हटाओ, उसको दाढ़ी नहीं रखना है, और जो तिलक लगाना वही मना था, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके जो लोग थे गांव के और जो वहाँ आसपास के लोग थे, इन्होंने प्लान बनाया कि जो वहाँ के ब्रिटिशर हैं उनको सबको मारेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि कम से कम
यहाँ पे 100 से ज़्यादा ब्रिटिश थे जो कि उन्हीं लोगों के द्वारा मारा गया, जो सैनिक थे वहाँ पे मैसूर में जो गवर्न कर रहे थे। और सब जितने भी हिंदू मुस्लिम थे लोग, वो सब एकजुट होकर उन सभी ब्रिटिश को मारते हैं। उनमें से एक ब्रिटिश बच जाता है और जाके वहाँ पे जो गवर्नर जनरल थे उनको बताता है। फिर वो क्या करते हैं, अपने सारे 200 से ज़्यादा ब्रिटिश आर्मी जाती है और उन सभी लोगों को, कम से कम 150 लोगों को बहुत बुरे तरीके से वहाँ पे मारती है। तो ये था हमारा म्यूनिटी ऑफ विल्लोर, ठीक है, जो कि आपका 1806 में होता। तो पूछा जाएगा कि किसके गवर्नरशिप में हुआ था, तो सर जॉर्ज बारलो के द्वारा होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फिर आते हैं हमारे लॉर्ड मिंटो। ठीक है, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, ये हमारे 1807 से 1813 तक रहते हैं। ठीक है, इन्होंने बात करें तो जो अमृतसर की जो संधि हुई थी महाराजा रणजीत सिंह 1809 में, इन्हीं के गवर्नरशिप में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था चार्टर एक्ट ऑफ 1830। ठीक है, याद रखिएगा 17 जो था वो जो चार्टर एक्ट था। ठीक है, 17 हर एक 20 साल के बाद, याद रखिएगा कि एक इंट्रोड्यूस हो रहा है एक्ट हर एक 20 साल के बाद। तो जो 17 था वो हमारा ये दोस्तों क्या था, वो चार्टर एक्ट फर्स्ट था, और ये जो है सेकंड है, चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे लॉर्ड होस्टिंग। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया हुआ था, तो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन इंड कर दिया गया था। फिर थर्ड एंग्लो मराठा वार भी इन्हीं के गवर्नरशिप में हुआ था। पेशावर का जो पेशावरशिप था, ठीक है, इन्हीं के द्वारा दोस्तों एबॉलिस्टेशन कर दिया गया था। और इन्होंने रैयतवाड़ी सिस्टम मद्रास और बॉम्बे में, दोस्तों बात करें तो एक तरह का ये लैंड रिवेन्यू सिस्टम था, रैयतवाड़ी सिस्टम, और महलवाड़ी सिस्टम, ये भी एक तरह का लैंड रिवेन्यू सिस्टम था जो कि बॉम्बे में इंट्रोड्यूस किया गया। तो लॉर्ड होस्टिंग के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि 1813 से 1823 तक रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं एक एक करके आपको सीधे सीधे समझाता रहूँगा तो। ठीक है, अब मैंने एक्स्ट्रा ये सब मैं वीडियो में बना चुका हूँ, मैं बस केवल एक तरह का इंट्रोडक्शन दे रहा था, जो कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, सो लंबा ना होने के कारण मैं सीधे बताता हूँ कि भाई कौन कौन से गवर्नर जनरल में कौन कौन से क्या क्या मेजर रिफॉर्म और इवेंट हुए। ठीक है, तो ये थे हमारे। फिर आते हैं नेक्स्ट हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये 1828 से 1835 तक रहते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों पहले गवर्नर थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो देखना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, याद रखिएगा। जो ये आया था चार्टर एक्ट 1833, ये जो आया था इसी के अनुसार ये जो गवर्नर जनरल बंगाल था, ये गवर्नर जनरल इंडिया को बनाया गया। ठीक है, और उस वक्त जो गवर्नर बने थे, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो दोस्तों इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। इन्होंने सती सिस्टम को दोस्तों एबॉलिश किया था, हटा दिया था। ठीक है, और बात करें कि गवर्नर जनरल बंगाल की, तो याद रखिएगा वॉरेन होस्टिंग हमने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा था, स्टार्टिंग के स्लाइड में। ठीक है, वॉरेन होस्टिंग थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, और ये थे गवर्नर जनरल इंडिया के। तो इस चीज़ का कन्फ्यूजन ना रखिएगा। ठीक है, इन्होंने और क्या क्या किया था, तो जैसे कि इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835, मेडिकल कॉलेज भी बनाए, हॉस्पिटल बनाए, और एजुकेशन सिस्टम भी लाए थे, वेस्टर्न एजुकेशन, कोलकाता में, याद रखिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे लॉर्ड चार्ल्स मैटक्लिफ। ठीक है, ये हमारे 1835 से 1836 तक रहे। ठीक है, और बात करें कि इन्होंने क्या क्या किया था, तो लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, डिटेक्टेड ऑल द रिस्ट्रेंट ऑन एन ओपन प्रेस। जो दोस्तों बात करें कि जो प्रेस की थी, जो न्यूज़पेपर की थी, जो प्रेस चलते थे, मीडिया थी, इन्होंने ही दोस्तों इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको याद रखिएगा, इंडियन प्रेस। हालांकि बात करें तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना लॉर्ड विलियम बेंटिक है। ठीक है, ये पूछा जा चुका है। ये हमारे आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, इन्हीं के द्वारा दोस्तों बात करें तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हुआ था, याद रखिएगा, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार। और जो भी एक्सपेंशन हुआ था कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है, इंडिया में पहली बार स्कूल और इंडस्ट्रीज़ खुलने लगे थे, तो किनके गवर्नरशिप में खुला था, तो लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा, और ये 1835 से 1842 तक रहा है। फिर उसके बाद आते हैं लॉर्ड इम्ब्रोरफ। ठीक है, ये हुई थी, सिंध एनेक्स हुआ था इन्हीं के द्वारा, और ये दोस्तों 1842 से 1844 तक रहे। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अफ़गान वार हुआ है, सो
ये पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हुआ था वो किसके गवर्नरशिप में हुआ था, ठीक है। इंडिया के मेजर गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जब आपका फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ था तो उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। तो वो थे लॉर्ड हार्डिंगवन, ठीक है, हार्डिंगवन। और ये हमारे 1845 से 46 तक ये जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ था ये हुआ। और ये रहे जो बात करें गवर्नर जनरल, तो ये आपका 1844 से 1848 तक रहे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये हमारे क्या, तो लॉर्ड डलहौसी जो कि गवर्नर जनरल थे इंडिया के, ठीक है। और ये बात करें तो 45 तक रहे, 1845 तक से लेके 1857 तक, ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इस्टेब्लिश किया था, जो कि क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मैंने वीडियो बना चुका है लेकिन मैं एक बता रहा हूँ कि इनका कहना था कि जो राजा का अपना खून है वही राजा बनेगा, जो एडॉप्ट किया हुआ चाइल्ड है वो राजा नहीं बनेगा, ठीक है। इस तरह से पॉलिसी ला के बहुत सारे इन्होंने राज्य को जीता था, जैसे बाजीराव का जो राज था मराठा में, इन्होंने इसी तरह कैप्चर किया था। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 इन्होंने ही दोस्तों इंट्रोड्यूस किया। पहली बार रेलवे लाइन चली थी बॉम्बे से थाने, ठीक है, 50 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। तो किसके गवर्नरशिप में, लॉर्ड डलहौसी के द्वारा, ठीक है। सेकेंड एंग्लो सिख वार इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के गवर्नरशिप में होता है, ठीक है। इन्होंने पहली बार इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में इस्टेब्लिश की। अगर आपसे पूछा जाए पहली बार इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ खुला और मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला, तो मेडिकल कॉलेज कोलकाता, इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। पहला टेलीग्राफ लाइन जो था इन्हीं के गवर्नरशिप में हुआ था, लॉर्ड डलहौसी के। और इन्होंने इस्टेब्लिश किया था पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो पब्लिक के लिए काम करता था, ठीक है। इन्होंने टाइटल और पेंशन जो भी थे जो मिलता था इस चीज़ को इन्होंने ख़त्म किया कि किसी को लंबा चौड़ा टाइटल नहीं रखना है। पेंशन जो राजा महाराजा को मिलता था वो भी तब दोस्तों बन गया। पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम था IPS IAS का, इन्हीं के द्वारा दोस्तों बात करें तो चालू किया गया था, इन्हीं के गवर्नरशिप में। और जो विधवा का जो रीमैरिज एक्ट था इन्हीं के द्वारा दोस्तों लाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको मैंने ये सब तो मैंने हालांकि मैंने जितने ये पॉइंट है मैंने बहुत डिटेल से वीडियो बना चुका है। नेशनलिज्म मूवमेंट में जाकर देखो, नहीं तो आपको मिल जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री के मेरे प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। आप जाकर देखो, सिख वार में सिख वार मिलेगा, ठीक है। और सिख एम्पायर में मैंने हर एक चीज़ बना के रखे हैं, ठीक है। आप जाके एक बार प्लीज़ देख लें उसको, ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आएगा। बस आपको ये याद रखना है, गवर्नर जनरल, क्योंकि हमारा ये वीडियो का यही टाइटल है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये हमारे नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड कर्निंग, ठीक है। ये हमारे 1856 से, हालांकि वो थे 45 से रहे कितना 55 तक, ठीक है, जो लॉर्ड डलहौसी थे, ठीक है। 1845 से 1855 तक है। फिर उसके बाद ये आते हैं 1856 से 1857 तक, ये लॉर्ड कर्निंग थे, ठीक है। इन्होंने थ्री यूनिवर्सिटी खोले, जो कि कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में था। और 1857 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। पहली बार जब रिवोल्ट हुआ था 1857 का मंगल पांडे का, वो दोस्तों इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के गवर्नरशिप में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और ये मंगल पांडे के द्वारा हुआ, इसका भी मैंने बता चुका है, आप जाके प्लीज़ वो वीडियो देखना प्लेलिस्ट में, रिवोल्ट ऑफ 1857, वो डिटेल में मैंने बताया है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा इस वीडियो का एंड। आशा करते हैं आपको दोस्तों बहुत पसंद आया होगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको कहीं नहीं एक जगह इकट्ठा मिलता है, ठीक है। आपको बता दें कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त जब खुद का आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ 1947, उस वक्त जो हमारे गवर्नर जनरल थे इंडिया, उस वक्त जो बने थे वो थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, याद रखिएगा। और जो दोस्तों एक बात करें कि एक इंडियन के नाते अगर पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों उनका एक्चुअली में नाम था राघव पंचारी, सी राघव पंचारी उनका नाम था, जो कि 21 जून से बात करें 21 जून से 1948 से 25 जनवरी 1950 तक वो गवर्नर जनरल थे। पहला इंडियन था जो कि हमारे देश का बना, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस करने का मतलब कि यहाँ पे हम फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछ रहे हैं, ना कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल पूछ रहे हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो फर्स्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस तो मैंने अभी बताया आपको, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, ठीक है, वो 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक रहे। फिर उसके बाद आते हैं, अगर इंडियन की बात करें तो इंडियन में हमारे सी राघव पंचारी थे, ठीक है,
तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आशा करता है आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। इसी तरह मैं आपको एक स्टैटिक्स जीके का एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ और उसमें जितने भी छोटे छोटे जो क्वेश्चन आते हैं जीके से रिलेटेड वो सब मैं कंप्लीट करवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, बस बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर कोई भी तकलीफ आती है, कोई भी डाउट होता है तो आप हमें बता सकते हैं कॉमेंट करके। ठीक है, और जल्दी से जल्दी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर हमारा सारे वीडियो के जितने भी नोट्स हैं वहीं पर मिलेंगे आपको। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।